नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 11 का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय का टॉप मोस्ट 80 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके आऊं, जो कि डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से आप लोग को बताया जाएगा। दोस्तों, इसे आप लोग एक टेस्ट की तरह से समझिए और एक एक क्वेश्चन को आप भी साथ में प्रैक्टिस करते चलिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 80 में से कितने सवालों का आंसर आपने सही दिया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पाए। और एक प्यारा से जरूर कमेंट कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिल पाए। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि सांख्यिकी से अभिप्राय है। तो स्टैटिस्टिक्स से क्या अभिप्राय है पूछा गया। तो स्टैटिस्टिक्स से क्या अभिप्राय है दोस्तों, तो याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक में हम लोग समंक यानी डेटा और स्टैटिस्टिकल मेथड दोनों का बात करते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोग को और भी पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किस वर्ष हुआ। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग जो है 1749 में, याद रखिएगा दोस्तों, डेट 1749 में जर्मनी के लेखक गाटफ्राइड एकेनवाल ने किया, इसलिए उन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है, तो गाटफ्राइड एकेनवाल जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा भारतीय सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन है। ठीक है, मॉडल पेपर जो आप लोग का निकला था इस बार सेट 1, काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके, लगभग जो होगा 50 मिनट का वीडियो होगा, उसको अगर देख लेते हैं तो तय मानिए कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके आइएगा। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, बहुत डिटेल से एक एक चीज को बारीकी से मैंने बताया हुआ, उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप लोग वहां जाके आप लोग सभी तरह के वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर मालूम हो चुका आप लोग को। आप लोग के लिए क्वेश्चन क्या था कि भारतीय सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है, नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते, क्या पूछा गया। स्टैटिस्टिक्स इज यूज। ठीक है, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी का प्रयोग कौन कौन करता है, साइंटिस्ट भी करते हैं, इकोनॉमिस्ट भी करते हैं और बिजनेसमैन, सभी के द्वारा इस डेटा का यूज किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा भी यूज किया जाता है, अर्थशास्त्रियों द्वारा, व्यवसायी द्वारा, इनमें से सभी जो होगा यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और पॉपुलर क्वेश्चन है, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रॉम विच लैटिन वर्ड स्टैटिस्टिक्स बीन ड्राइव। ठीक है, तो ये जो है वर्ड किस वर्ड से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो यहां पे देख रहे हैं स्टेटस जो देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहां पे 3, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स जो है लैटिन शब्द स्टेटस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है राजनीतिक क्षेत्र, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेजिलेटर इज कॉल्ड। ठीक है, अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़े को कहते हैं। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा जब आंकड़े को संग्रहित करने का बात होता है, कलेक्ट करने के बाद होता है, यानी वो खुद से कर रहा है, और जब वो खुद से डेटा को कलेक्ट कर रहा है दोस्तों, तो वो आता है आपका प्राइमरी डेटा कहलाता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाता है। प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े हैं जो प्रथम बार संकलित किए जाते हैं, वह स्वभाव से मौलिक होते हैं, यानी ये ओरिजिनल होते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका प्राइमरी डेटा, यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर पूछा जाता न्यूज़पेपर के माध्यम से या आंगनबाड़ी से डेटा को कलेक्ट किया गया, तो वो होता सेकेंडरी डेटा में। ठीक है, क्योंकि वो आपने नहीं किया, दूसरे के सोर्स के माध्यम से आप उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे जब आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं इन्वेजिलेटर के रूप में, तो दोस्तों आपका क्या होगा, प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डेटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा क्या गया, 5 नंबर में देख सकते हैं, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन। तो दोस्तों हम लोग जो है दोनों सेंस में यूज करते हैं, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दोनों सेंस में किया जाता है, सिंगुलर सेंस में भी और प्लूरल सेंस में भी, एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। आजकल जो है सांख्यिकी 2 अर्थों में उपयोग किया जाता है, संख्यात्मक आंकड़े जो कि बहुवचन अर्थ है, और सांख्यिकी पद्धति जो एकल विचार है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या पूछा गया कि यदि समग्र में से चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो समग्र में से, ठीक है, पूरा बहुत बड़ा एक आंकड़ा है आपके पास, और उसमें से आप जो है कुछ को चुन के जो है पूरा का डेटा आप बता दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो पूछा गया है। तो दोस्तों मान लीजिए कि घर में जब माँ चावल पकाती है, तब वो क्या करती है कि चावल अच्छे से पका है या नहीं, यह जानने के लिए वो चावल का 2-3 दाना को पीस कर चेक कर लेती है कि चावल पका है या नहीं पका है। ठीक है, तो अगर पका हुआ है दोस्तों, तो वो पता चल जाएगा उनको 2-3 दाने से कि पूरा चावल पका हुआ है। ठीक है, तो मतलब क्या पूरा में से वो 2-3 दाना निकाली
और चेक कर ली 2-3 दाने से ही कि ये पूरा जो अंदर का चावल है वो पका है या नहीं पका है। ठीक है, यानी दोस्तों याद रखिएगा, इसे ही कहते हैं हम लोग सैंपल यानी प्रतिदर्श, यानी समग्र अध्ययन करने के लिए उनमें से कुछ इकाइयों के आधार पर हम क्या निकालते हैं, पूरा का निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं, सैंपलिंग जो है इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल के लिए मैंने क्या बताया था, एक डॉक्टर रक्त की कुछ बूंदों का परीक्षण करके व्यक्ति की ब्लड ग्रुप यानी उसका पूरा जो है ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो पूरा बॉडी का खून थोड़ी निकालता है, 2-3 बूंद से वो पता कर लेता है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो दोस्तों इसी तरह से जो बहुत सारे आपके पास आंकड़े होते हैं, बहुत सारे क्लास पे स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत सारा जगह पे लोग होते हैं, जहां के गांव में अगर गए और कुछ को जल्दी से हमको रिजल्ट देना है तो वहां में से हम अगर कुछ चुनिंदा जगहों को स्पेस लेके चले तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ लोगों का रिजल्ट से हम बाकी का रिजल्ट को आसानी से वहां बता सकते हैं। ठीक है, ये आता है आपका जो ऐसे किया जाता है इस तरह से कि कुछ इकाइयों को चुनकर जो है पूरा का रिजल्ट जब दिया जाता है तो हम उसको कहते हैं प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं, यानी सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। आसान भाषा में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछा क्या गया है, सेंसस मेथड। तो सेंसस मेथड क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, सुटेबल वेयर यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर नॉट होमोजेनियस। उपयुक्त जहां समग्र सभी इकाई एक रूप ना हो उसे हम वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सेंसस मेथड का यूज करते हैं, संगणना विधि का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपने पढ़ा हुआ है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया अकॉर्डिंग टू टेली बार व्हिच सिंबल इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 बोला गया है, निम्न में से कौन सा चिन्ह आवृत्ति को 5 को दर्शाता है, आवृत्ति 5 को दर्शाता है। ठीक है, तो आवृत्ति 5 को 1 2 3 4 और 4 कंप्लीट होने के बाद 5 जो है ऊपर जो फर्स्ट वाला शीर्ष था उसके शीर्ष से लेकर नीचे तक के शीर्ष तक जो है यहाँ पे टच करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली जो 4 रेखाएं होती है वो लंबवत होती है और 5वीं जो रेखा होगी दोस्तों, ये जो 5वीं रेखा है ये क्या होती है, वो पंक्ति में से 4 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को तिरछी कैसे जाएगा, तिरछी जाएगा और जो पहली पंक्ति होगा उसका शीर्ष और चौथी पंक्ति का वो नीचे तक जाएगा। ऐसे ही होगा। ठीक है, या फंसाने के लिए देखिए 2 तरीका से डिजाइन बनाया गया, एक तरीके से ऐसे भी बना दिया गया, एक तरीका से ऐसे। तो ऐसे जाना चाहिए, पहली पंक्ति का ऊपर वाला और अंतिम पंक्ति का नीचे वाला को टच करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 5 बोला है तो 1 2 3 4 और ये हो गया है ऐसे 5। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, थोड़ा सा हम लोग डिटेल के साथ ही चलेंगे दोस्तों, थोड़ा आप लोग भी धैर्य के साथ सुनिएगा ताकि आप लोग के एग्जाम में कोई डाउट ना रहे, रटना नहीं है, समझ के जाना है। ठीक है, देखिए इसके बाद पूछा है व्हेन बोथ लोअर एंड अपर लिमिट्स आर कंसीडर्ड सच सीरीज इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, इस तरीके की सीरीज को हम कहते हैं अपवर्जी सीरीज, यानी आपका कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज इसको कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज पे मैंने बताया था कि इंक्लूसिव सीरीज जो होता है वो उस पर फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है इंक्लूसिव सीरीज पे, आप लोग पढ़े हुए हैं ना, इंक्लूसिव सीरीज होता है 0 से 9, फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका 10 से 19, फिर स्टार्ट हो जाएगा 20 से 29। ठीक है, यानी देखिए 9 के बाद फिर रिपीट नहीं हो रहा है वो चीज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा इंक्लूसिव सीरीज जो है यहाँ पे आपका नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्लूसिव सीरीज का बात किया जा रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा यहां प्रश्न में अगर लिख दिया जाता कि अपर लिमिट्स ऑफ द प्रीवियस क्लास इंटरवल डज नॉट रिपीट इन द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल, तब आपका इंक्लूसिव सीरीज होता दोस्तों। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया है। इस ऐसे सीरीज को क्या कहते हैं, जब बोथ लोअर एंड अपर लिमिट्स जो है कंसिडर्ड किया हो तो उसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है 0 से 5 होगा, फिर आपका स्टार्ट होगा 5 से 10, फिर स्टार्ट होगा 10 से आपका 15, ऐसे स्टार्ट होगा। देखिए रिपीट हो रहा है ना, और यहाँ पे नॉट रिपीट वाला बात किया ही नहीं है, तब हम लोग इंक्लूसिव सीरीज यहाँ पे टिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या बोला गया है, रेंज। तो रेंज क्या है दोस्तों,
तो रेंज के बारे में मैंने बताया था कि जब आप मार्केट गए और मार्केट जाकर आप कपड़ा दुकान जाइएगा तो आपको बोलेगा ना दुकानदार कि आप किस रेंज का कपड़ा चाहते हैं, तो आप बोलिएगा 500 से 800 के बीच रेंज का कपड़ा दिखा दीजिए। तो उस दुकानदार जो है आपको उतने से पता चल जाता है दुकानदार को कि 500 से कम भी नहीं होना चाहिए और 800 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ऐसे कपड़े का आप डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपने मिनिमम भी बता दिया और मैक्सिमम भी बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी रेंज कैसे निकालते हैं, डिफरेंस करते हैं किसके बीच, आपका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर को जो है पारस कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, द मिड पॉइंट इज इक्वल टू। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो हम लोग निकालते हैं मिड पॉइंट, तो उसमें कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट, इसकी गणना क्या करते हैं, लोअर लिमिट यानी इसको डिनोट करते हैं L1 और एक होता है आपका अपर लिमिट L2, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, एक्चुअल में इनका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहां पे एवरेज का बात किया जा रहा है, अपर और लोअर का, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 द एवरेज ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि एक मध्य बिंदु बराबर है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के बराबर। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन दे दिए गए यहाँ पे 13 नंबर वाला, देख सकते हैं मिड वैल्यू का कैलकुलेशन। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 आपका दिया हुआ है, मिनिमम कितना दिया है आप देख सकते हैं 60 है और मैक्सिमम 80 है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, निकल जाएगा 814 यहाँ पे हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आ जाएगा कितना दोस्तों, 70 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। 70 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लोग मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, क्या बोला गया, एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन रोज एंड कॉलम आर कॉल्ड। ठीक है, तो अरेंजमेंट जो होता है डेटा एंड रो का जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेबुलेशन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी तो जानते हैं जब किसी आंकड़ा यानी डेटा को रोज यानी पंक्ति, रोज यानी दोस्तों याद रखिएगा ऐसे होता है ना रोज, ठीक है, रोज यानी पंक्तियों में और कॉलम के रूप में जब हम बात करते हैं किसी भी आंकड़ा को शो करने का, तो उसको हम टेबुलेशन कहते हैं। ठीक है, जब किसी आंकड़ा डेटा को रोज, पंक्ति और कॉलम स्तंभ के रूप में यानी सूचना को जो है एक तालिका टेबल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो इसे हम सारणीकरण यानी टेबुलेशन कहते हैं। आप सभी पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब बोला गया फिर से देखिए मिड वैल्यू निकालने के लिए, तो L1 प्लस L2 बाई 2 यानी 50 प्लस 70 बाय 2 कीजिएगा, आपका आ जाएगा 7 5 12 और 2 से भागा दे दीजिएगा, आ जाएगा आपका कितना 60 आंसर। 60 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नॉन एज, तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, औजाइब कहते हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, एक ग्राफ, वह ग्राफ जो आवृत्ति जो है विवरण को दर्शाता है, उसे हम त्वरण चित्र कहते हैं। चलिए 17 नंबर देख सकते हैं, क्या बोला गया है, बार डायग्राम इज, तो 17 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बार डायग्राम कैसा होता है, 1 डायमेंशनल होता है, एक विमीय आरेख होता है। ठीक है, 18 नंबर दोस्तों देख सकते हैं, क्या बोला गया है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डायग्रामेटिक जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेजेंटेशन। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, क्या बोला गया है, 19 नंबर बोला गया है द टोटल एंगल सेंटर, क्या बोला गया, द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द पाई डायग्राम कितना डिग्री का होता है दोस्तों, 360 डिग्री का होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, क्या बोला गया, 20 नंबर का बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियन इज। ठीक है, तो यहाँ पे 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 औजाइब जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो होता है किससे रिलेटेड होता है, प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, याद रखिएगा कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित होती है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि द्वितीयक और तृतीयक में, सेकेंडरी और टर्सरी में कौन कौन सा आएगा, एग्जाम्पल आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 22 नंबर दोस्तों देख सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया, भारत को स्वतंत्रता कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पूछा गया है व्हेन वाज द फर्स्ट डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, पूछा गया है। तो ये जो 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1881 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना 1881 में हुई। 24 नंबर दोस्तों देख सकते हैं, क्या पूछा गया है,
24 नंबर बोला गया है कि विच ईयर रिगार्डेड एज द ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका 1921 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1921 को जो है महाविभाजन वर्ष कहते हैं, 1921 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, पूछा गया है स्वेज परिवहन के लिए कब खोला गया था। तो स्वेज कैनाल वाज ओपन फॉर ट्रांसपोर्ट इन, तो याद रखिएगा 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1869 जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 देख लेते हैं क्या बोला गया। व्हेन वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द व्हेन वाज द ड्यूरेशन ऑफ इंडिया सेकंड प्लान। तो इंडिया का कितना ड्यूरेशन था सेकंड प्लान का। तो पहला प्लान आप लोग को तो याद है सबको 1951 से जो 1956 चला था, यानी नेक्स्ट कितना चलेगा 1956 से लेकर कब तक, और 5 साल जोड़ दीजिए 1961 तक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पता चल गया कि सेकंड जो है कब तक चला था 1950 जो है आपका कब से 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, और इसमें जो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस का बहुत बड़ा योगदान था, जिसे भारतीय जो है आपका सांख्यिकी का पिता कहा जाता है, और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। इसमें उन्होंने जो है भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया था। ठीक है, तो उद्योगों के विकास पर बल कौन सा योजना के प्लान के तहत दिया गया था, तो आप याद रखिएगा सेकंड प्लान के तहत। ठीक है, तो इसमें आप लोग इसका आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यही वाला क्वेश्चन था हिंदी में जैसे लिखा गया, इसका आंसर याद रख लीजिएगा 1956 से 1961। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नीति आयोग कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, तो नीति आयोग का जो है कब बना, तो नीति आयोग जो है दोस्तों याद रखिएगा ये जो 27 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, कब बना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को बना। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग का पहले नाम क्या था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे हम गलत टिक किए, 1 जनवरी 2015 यहाँ ऑप्शन 2 है। ठीक है, 1 जनवरी 2015। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, देखने में 15 देख के लग गया था यहाँ पे, तो इसी तरह से गलत हो जाता है एग्जाम में। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान को दिमाग को शांत करके यहाँ पे कर लीजिएगा 1 जनवरी 2015। ठीक है, पहले पेंसिल से जो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को टिक आउट कर लीजिएगा, उसके बाद OMR शीट को फिल कीजिएगा। ठीक है, ताकि गड़बड़ी ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप याद रखिएगा योजना आयोग के जो है अध्यक्ष अभी वर्तमान में है आपका प्रधानमंत्री हम लोगों का क्या है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग से पहले जो है नीति आयोग का नाम क्या था। जो नीति आयोग तो अभी आपका बना ना 1 जनवरी 2015 को, लेकिन इससे पहले कौन सा आयोग था, नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा नीति आयोग वाला आंसर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप लोग करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जीडीपी स्टैंड्स फॉर, तो जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया, हर किसी को मालूम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, पूछा गया हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो भारत में यहाँ पे लिखा नहीं गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो विदेशी है उनके बारे में भी नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे भारत के जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है, जिन्होंने HYV सीड्स का बारे में बात किया था, बीज के बारे में इसमें बात किया था। ठीक है, तो इन्हें हरित क्रांति के भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर पूछा जाता कि विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन है। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर होगा लाइक किया जाएगा। 30 नंबर पे पूछा गया द स्टेटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज सोल ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। और दादा भाई नौरोजी जो है आपका नरम दल और गरम दल को जो है दोनों को साथ लेकर चलने वाले में से थे, और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश के आज़ादी में। ठीक है, एक है सुंदरलाल बहुगुणा, जिनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का 11th क्लास में पूछा जाएगा, क्योंकि इनका रिलेशन किससे है, चिपको मूवमेंट्स है। ठीक है, और कहां से है, उत्तराखंड के चमोली जिले से। ठीक है, जहां पे पेड़ों पर चिपक कर लोगों ने जो है पेड़ों को सुरक्षा के लिए जो है एक मूवमेंट चलाया था, आंदोलन चलाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो चुका। कृषि भारत की आत्मा किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला डाउट मत रखिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जैविक कृषि में हम लोग जैविक का बात करते हैं, यानी सस्टेनेबल यानी धारणीयता का बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका सस्टेनेबल का बात होगा, इसमें हम लोग कोई भी केमिकल चीज़ मिलाते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है सारा चीज़ जैविक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गोबर खाद का यूज़ करते हैं, केचुआ जो खाद बनाते हैं उसका यूज़ करते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज़ नहीं होता है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए
जो है अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसलिए लोग अभी के टाइम में इस चीज़ का यूज़ ज़्यादा करना पसंद कर रहे हैं। 32 में पूछा गया है हु गेव द स्लोगन ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चिपको मूवमेंट स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा, मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि इन इंडिया फर्स्ट आयरन इंडस्ट्री स्टेब्लिश इन विच ईयर, तो याद रखिएगा कब दोस्तों? 1907 पे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए, भारत में जो स्टील आयरन कंपनी का स्थापना हुआ था कब? 1907 में, ठीक है। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी का जो टाटा का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ है आप लोग वर्तमान में, वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया 35 में व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड, तो याद रखिएगा 1948, इस बार के मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, याद रखिएगा डेट को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो हो गया आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो चुका 35 का। 36 पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, भारत में आर्थिक सुधार कब स्टार्ट हुआ था? 1991 में, याद रखिएगा। तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? याद रखना है आपको, मनमोहन सिंह जी थे, जिन्होंने एलपीजी का कॉन्सेप्ट दिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। 37 में पूछा गया एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर रिक्वायरिंग कंपल्सरी लाइसेंस, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे 2, 5 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में जो है औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या है, जो ऑप्शन 2 है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया 38 पे देख सकते हैं कि वेयर इज इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। WTO स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी तक जो है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स, तो डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप लोगों का 40 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। ये प्रैक्टिस करवाया गया था ऑलरेडी आप लोग कुछ दिन पहले। आप लोग बताइए कि कितने आंसर्स आप लोगों ने करेक्ट दिया, ठीक है। चलिए अब बिना देरी किए हुए आगे और भी 40 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग 40 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर रहे हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु इज नॉन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही पकड़े हैं, गॉटफ्राइड एकेनवाल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। और ये जो अल्फ्रेड मार्शल देख रहे हैं, इन्होंने कौन सा बुक लिखा था और ये जो है किस लिए जाने जाते हैं, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। इस पर सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है हर किसी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका गॉटफ्राइड एकेनवाल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को पूछा गया था कि भारत में जो है भारतीय सांख्यिकी जो के जनक किसे कहा जाता है, नीचे जरूर आप लोगों ने कमेंट किया होगा, हालांकि मैंने उसका आंसर आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू, तो सांख्यिकी का संबंध किससे है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है डेटा यानी आप लोग का आंकड़ा से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन, तो बिल्कुल सही पकड़े हैं, एडम स्मिथ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ के द्वारा जो लिखा गया था, कब लिखा गया था इसका नीचे कमेंट करके लिखिएगा, क्योंकि इन्होंने ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इन्हें जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप नीचे जो है इन दोनों के द्वारा जो बुक लिखा गया उसका नाम कमेंट करके बताइएगा। प्लेलिस्ट में इन सभी के बारे में जो है मैं वीडियोस जो है वहां पे आप लोग को डाल दूंगा, ठीक है। और ये जो जॉन मेनार्ड किन्स देख रहे हैं, आप लोग क्लास 12 में इनके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है में इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है, तो क्लास 12 में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस चैनल से ही जो है काफी सारे स्टूडेंट 90+ स्कोर किए हुए हैं। तो आप लोग का इकोनॉमिक्स का तो टेंशन निकाल ही दीजिए कि इकोनॉमिक्स में मान लो कोई दिक्कत होने देंगे। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो अभी हम लोग को पता चल चुका है, वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटा व्हिच आर कलेक्टेड बाय इन्विजिलेटर देमसेल्फ आर कॉल्ड, ठीक है। देखिए फिर से रिपीट हुआ है ना, ये क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, मैंने इसलिए कहा कि जैक में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी डेटा जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी प्राथमिक आंकड़े। आप देखिए न्यूज़पेपर के द्वारा अगर कोई चीज कलेक्ट कर रहे, तो मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो हुआ था स्टार्ट, तो भी मैंने बताया था हम दूसरा किसी से अगर आंकड़ा लेकर आंकड़ा का यूज करेंगे तो वो सेकेंडरी डेटा में आएगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का जो हम लोग उपयोग करके जो कर रहे हैं तो वो द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा, ठीक है।
दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेंसस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा ये जो 6 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हेट्रोजीनियस पे हो जाएगा, विजातीय समग्र में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, ए गुड सैंपल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन। तो गुड सैंपल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन पूछा गया तो ये होगा रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, हम लोग को जो है हम लोग उसमें से रैंडमली छांटते हैं, ये नहीं कि जानबूझ के उस चीज को सिलेक्ट करके करते हैं, हम लोग रैंडमली करते हैं। ठीक है, यानी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देव निर्देशन पर। ठीक है, रैंडम सैंपलिंग जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर में पूछा गया डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज। तो इसको हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रस्तुतिकरण आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है प्रस्तुतिकरण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इस तरह से टेलीमार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा गया ना, 8 को कैसे लिखिएगा, तो 5 लिखने का तरीका आप लोग को बता दिए, ऐसा होगा। यहाँ 5 हो गया, 6 7 8। ठीक है, ऐसा वाला कहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेंसस इज कैलकुलेटेड इन इंडिया। तो हर 10 साल में यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जनगणना कब किया जाता है, हर 10 साल में भारत में यहाँ जनगणना होती है, याद रखिएगा। ठीक है, मॉडल पेपर 1 जरूर देख लीजिएगा, काफी डिटेल से मैंने समझाया हुआ हर एक चीज को। ठीक है, 11 नंबर पे देख सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने देखा नीचे कमेंट करके बताइएगा, उनका काफी सारा आंसर सही भी होगा। यहाँ पे जो पूछा गया अंडर एक्सक्लूसिव मेथड, तो एक्सक्लूसिव मेथड में मैंने बताया किसी वर्ग की उच्च सीमा और किसी वर्ग की अंतराल के बीच समावेशित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। अपर क्लास लिमिट एंड जो है द अपर क्लास लिमिट ऑफ क्लास इज एक्सक्लूडेड इन अ क्लास इंटरवल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी वर्ग की उच्च सीमा को वर्ग के अंतराल में समावेशित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। यहाँ आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पे निचली सीमा और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है आपका वर्ग अंतराल कहलाता है। आप लोग निकाले है ना, 0 से 5, ठीक है, 5 से 10, है ना, तो इस तरह से निकाले हुए हैं, और इन दोनों का बस जब हम निकाल लेते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल पे रखते हैं, तो 12 का हो जाएगा क्लास इंटरवल पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज, तो द मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, आंकड़ों का क्रमबद्ध जो है व्यवस्थितीकरण। द प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ टेबल इज, तो 14 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। टाइटल भी होता है, हेड नोट भी होता है, टेबल नंबर भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी शीर्षक, ठीक है, शीर्ष टिप्पणी, सारणी संख्या, ये सभी करेक्ट है। 15 नंबर पे बोला गया ओजाइव कर्व इज कॉल्ड। ठीक है, तो 15 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीव आवृत्ति वक्र। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन में से है, ये क्वेश्चन आप लोग क्लास 8 पे बनाए हुए हैं। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पाई चार्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पाई चार्ट बनाए थे ना, क्लास 8 पे बनाए थे। ठीक है, चलिए अगर ये पाई चार्ट कितने डिग्री का होता है टोटल, वो नीचे कमेंट करके आप लोग आंसर दीजिए। अभी हम लोग डिस्कस भी किया। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, यहाँ पे जो पूछा गया चित्रमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है, तो चित्रमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप होता है सिंपल बार डायग्राम जो होता है सबसे सरल रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 पे क्या पूछा गया, मोड इज बेस्ड ऑन। तो मोड जो है दोस्तों याद रखिएगा, मोड किस पे बेस्ड होता है, हिस्टोग्राम पे, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्वरण पूछता तब ओजाइव का हम लोग बात करते हैं। बहुलक की गणना किस आधार क्या है, तो ये पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हिस्टोग्राम इज है, तो हिस्टोग्राम कैसा होता है दोस्तों, तो हिस्टोग्राम जो होता है आपका यहाँ पे याद रखिएगा, क्वेश्चन जो 19 पूछा गया हिस्टोग्राम कैसा होता है, तो ये 2 डायमेंशनल वाला फिगर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो द्विआव्यीय आरेख जो होता है करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया व्हिच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफ, तो ग्राफ के माध्यम से किसका कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है, तो अंकगणितीय अर्थमेटिक माध्य का जो है कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी वाज। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी कैसा था दोस्तों, आपका कॉलोनियल भी था, सेमी फ्यूडल भी था। ठीक है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए वो सभी करेक्ट है। उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था हो, असमंती हो या विच्छेदी अर्थव्यवस्था, इनमें से सभी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड भी इकोनॉमी इस पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द इकोनॉमिक सिस्टम वाज एडॉप्टेड इन इंडिया, तो 27 का जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये सॉरी 27 बोल रहे 22 नंबर का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का
आपका इंडिया में जो अभी कैसा इकोनॉमी देखने को मिल रहा है, हम लोग यहाँ सोशलिस्ट और कैपिटल दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजवादी और पूंजीवादी दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज टेकन अंडर, तो कब दोस्तों 1951 से जनगणना स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है, सेंसस स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम आधिकारिक जो है जनगणना कब हुई, तो आधिकारिक जो है जनगणना कब हुई दोस्तों, याद रखिएगा 1951 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पॉलिसी कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड इन ब्रिटिश इंडिया इन, तो कहाँ पे दोस्तों, अहमदाबाद जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कपड़ा उद्योग का केंद्रित था कहाँ, अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश क्रॉप, तो कैश क्रॉप के बारे में पूछा गया है, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉटन जो है हम लोगों का कैश क्रॉप है, नकदी फसल है, ठीक है। कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया देख सकते हैं 26 नंबर पे। देखिए प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में पूछा गया। हमने बताया था कि उनका योगदान सेकंड जो है प्लान था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला, उस पर बहुत बड़ा योगदान था, तो यहाँ पे आपका सेकंड प्लान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज एडॉप्टेड इन, कब नेशनल प्लानिंग को जो है आपका एडॉप्ट किया गया था, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है 1950। अभी जो है नेशनल प्लानिंग कमीशन को किस नाम से जाना जाता है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रेजेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, ठीक है, अभी नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी। जिस देश भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, याद रखिएगा। तो वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो वही नीति आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री गेट्स लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो 29 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, ठीक है। 3/4 जो होगा 3/4 जो है इस पे डिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन बिगन्स, जो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 1966 से लेकर 1967 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत जो है किस प्रकार के बीजों को सम्मिलित किया गया था, तो HYB सीड्स जो है उन्नत बीजों को शामिल किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला गया, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द फ्लोइंग क्रॉप्स हैज द हाईएस्ट एवरेज यील्ड पर हेक्टर इन इंडिया, तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल उत्पादन पर इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेहूं जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज, तो वर्ल्ड बैंक को और किस नाम से जानते हैं, IBRD के नाम से जानते हैं, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। और भी कुछ फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा IDBI का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। कुछ फुल फॉर्म्स भी है जिसको याद रखिएगा, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। विश्व बैंक को किस नाम से जानते हैं, IBRD के नाम से जानते हैं। अब टिस्को स्टैंड्स फॉर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी पढ़े हुए हैं। टिस्को स्टैंड्स फॉर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आप लोगों से सवाल पूछा ये कहाँ पे जो है स्थापित हुआ था, नीचे कमेंट करके बताइएगा। जिला का भी नाम आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं, क्या बोला गया, व्हेन वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब डिक्लेयर किया गया था, 24 जुलाई 1991 जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं 24 जुलाई 1990 जो है यहाँ पे आपका 1 जो होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 जुलाई 1991 करेक्ट है। यहाँ पे हिंदी में भी देख लीजिए, नई औद्योगिक नीति कब जो है आई थी, तो 24 जुलाई 1991 को इस पे बात हुए किए थे हम लोग, LPG का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नीचे देख सकते क्या बोला गया है, which component was included in new economic policy, तो लिबरलाइजेशन मैंने बताया L भी था, फिर क्या बताया P भी था यानी प्राइवेटाइजेशन, और G भी था यानी ग्लोबलाइजेशन, यानी ये तीनों ही सही है, तो ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए डिटेल से पढ़ना जरूरी है दोस्तों, देख सकते हैं हर एक तरीका से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है। तो हिंदी में भी याद रख लीजिएगा, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, तो इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। एट प्रेजेंट हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर एक्सक्लूसिवली रिवाइज्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, तो दोस्तों यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में जो है याद रखिएगा, यहाँ पे आपका 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 1, 2 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वर्तमान में जो भारत में कितने औद्योगिक उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, तो यहाँ पे 2 याद रखिएगा, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज आर मोस्टली स्टैब्लिश इन, तो स्मॉल इंडस्ट्री जो है आपका अभी चाहे वो रूरल सेक्टर हो, अर्बन सेक्टर हो, यहाँ पे आपका दोनों पे ही जो है आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो ग्रामीण और औद्योगिक दोनों इस पे आ जाएगा। 39 नंबर देख सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज, इंडियन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसी को हम कहते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 अप्रैल 1990 को, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, ठीक है। तो कब जो है बात किया गया था इसका, 1995 जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों का अब जाके जो है 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सभी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका प्रैक्टिस करके जाना। मॉडल सेट को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप लोग उसे विजिट करके जरूर एक बार याद कर लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तय मानिए दोस्तों, अगर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपका क्वेश्चन से भी छूटेगा नहीं, ठीक है। आप लोग और किस सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, और भी अगर इकोनॉमिक्स का वीडियोस चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोग के लिए जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।